चीन में बढ़ती बेरोजगारी दर के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था समय के साथ सुस्त पड़ती जा रही है। इसके पीछे चीन का पश्चिम से होड़ करना और अपने यथार्थ बाजार को न देखना, सरकारी नीतियों का खोखलापन और भ्रष्टाचार बड़ा कारण है। पश्चिमी देश अपने क्षेत्रों में जो भी परियोजनाएं चलाते हैं उसके पीछे अर्थशास्त्र की मांग और आपूर्ति का सिद्धांत काम करता है, लेकिन चीन में आपूर्ति का लक्ष्य तय किया गया, वही बाजार में मांग का ध्यान नहीं रखा गया। जबकि 4 दशक पहले जब चीन माओ की कृषि आवरण से निकल कर टैंग शाओपिंग की योजना अनुसार अपना आकार और स्वरूप बदल रहा था, तब उस समय चारों तरफ वातावरण में आशावाद भरा था और लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए गांव से बाहर निकलकर शहरों का रुख करने लगे थे। वे खेती किसानी छोड़कर कल कारखानों में जाने लगे थे। इस बदलाव ने चीन की दिशा तय की थी, जिसकी वजह से चीन ने विश्व की दूसरी महाशक्ति बनने तक का सफर तय किया। शहरों में युवाओं के पास मकान होने का अर्थ उनकी आर्थिक मजबूती थी। विवाह के बाजार में ऐसे लड़कों की मांग बहुत अधिक थी जिनके पास खुद का मकान और गाड़ी होती थी। वही चीन में लागू हुई वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लड़कों और लड़कियों के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में लड़कियों की तुलना में 3 करोड़ 50 लाख अधिक लड़के हैं, जिससे उनके अपने घर के मालिक लड़कों की मांग ज़्यादा होने लगी। इसे देखते हुए किसी एक व्यक्ति के लिए मकान खरीदने में उसके माता पिता, संबंधी, यहाँ तक कि मित्र लोग भी पैसा दिया करते थे जिससे वह अपना मकान खरीद सके। ऐसा इसलिए होने लगा कि मकान की मांग और दाम अचानक आसमान छूने लगे। पूरी दुनिया में मकानों की लेकर चीन की स्थिति बहुत बदतर थी, लेकिन ऐसे हालात का फायदा उठाकर एवरग्रांड, कंट्री गार्डन, सोहो, पोली, शिमाओ जैसे तमाम रियल एस्टेट कंपनियां उभरने लगी और लोग इसमें पैसा लगाने लगे। मकानों के दाम बढ़ने के साथ चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगी। चीनी लोग अपने 70% पैसा रियल एस्टेट में निवेश करने लगे। हाउसिंग सेक्टर में वर्ष 2020 तक 2 खरब 70 अरब डॉलर की बिकवाली हुई थी। हाउसिंग सेक्टर में चीन की सकल घरेलू उत्पाद का 30% पैसा लगने लगा। एक तरफ जहाँ चीन सरकार रियल एस्टेट को चढ़ते हुए देख रही थी, तो वही सरकार हाई स्पीड ट्रेन परियोजना में पैसा लगा रही थी। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के तुरंत बाद चीन सरकार ने इसमें पैसा लगाया। यह एक बड़ी परियोजना थी, लेकिन सरकारी नीति के तहत बाजार की अनदेखी कर सिर्फ रेलवे नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, जिसके तहत व्यावसायिक रूट पर रेलवे लाइन न बिछाकर ऐसे शहरों में स्टेशन बनाए गए जहां तक ज़्यादा यात्री नहीं थे। इस परियोजना के लिए बैंक, स्थानीय प्रशासन, लोगों के लिए बॉन्ड्स जारी किए गए, जहां से सरकार ने इस परियोजना के लिए पैसे लिए। हालांकि इससे लोगों को रोजगार मिला और सीमेंट, स्टील उद्योगों को भी आगे बढ़ने का सहारा मिला, लेकिन इस परियोजना में रेलवे को जो कमाई हो रही थी उससे कहीं अधिक बैंकों को दूसरे जरिए से उधार लिए गए पैसों का ब्याज जा रहा था, यानी कमाई से ज़्यादा खर्चे रहे थे। बैंकों का नुकसान हो रहा था। वर्ष 2021 तक इस परियोजना का पर सरकार की देनदारी 900 अरब डॉलर 90,000 करोड़ रुपए 90,000 करोड़ डॉलर इतना बड़ा बन रही थी, यानी चीन की सकल घरेलू उत्पाद का 5% बन रही थी। जबकि 5% यानी कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कमाई इससे कहीं कम थी। कोविड महामारी से यह नुकसान और बढ़ गया, क्योंकि सीधी सी बात है, रेलवे बुलेट्स चल नहीं रहे थे। इससे सरकार ने करीब 300 अरब डॉलर के अलग रेलवे बॉन्ड जारी कर दिया। 300 अरब डॉलर जारी कर लिए, लेकिन घाटे में चल रही हाई स्पीड रेलवे को इससे
कोई भी फायदा नहीं मिल सका। 4 ग्रामीण बैंकों के दिवालिया होने से 4 लाख लोग अपने जमा पैसों को निकाल नहीं सकते। लेकिन प्रशासन की जिद के चलते इन बदतर होते हालात में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। जो देश कभी तेजी से आगे बढ़ रहा था, अब उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ी दरारें नजर आ रही है। लोगों का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों चीन के लिए मुश्किल भरे होंगे। दुनिया इसका बड़ा असर होगा, खासकर उन देशों की अर्थव्यवस्था पर जो चीन से बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करते हैं। चीन से आपूर्ति घटने से दुनिया में वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। अमेरिका का 20% आयात बाधित होगा। अमेरिका का लगभग 20% आयात है जो चीन से होता है, वो बाधित होगा। बाकी देशों में वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे क्योंकि कई देश चीन से आयात नहीं कर सकते। इन देशों में स्थानीय उत्पादों को पटरी पर आने में समय लगेगा। चीन का नीचे जाना दुनिया के लिए एक सबक होगा कि एक देश पर कितना भरोसा कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन सिर्फ एक देश में किया जाना, ये धोखा हो सकता है। यह अब पूरे विश्व को समझ देगा। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया आगे चलेगी या इसके विकल्प में ढूंढे जाएंगे। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा या वैश्वीकरण को गति मिलेगी। एक देश की मंदी का असर पूरी दुनिया की